हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे और पढ़ाई भी आपकी चल रही होगी। कुछ ही दिनों में शायद स्कूल ओपन होने वाले हैं, ऐसी सूचना है। तो जब फिर स्कूल ओपन होंगे तब हम फेस टू फेस यानी ऑफलाइन क्लास के द्वारा अपनी जो बातें हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल अभी ऑनलाइन जो क्लास चल रही है उसके द्वारा ही आप अपने सिलेबस को थोड़ी गति दो और उसके द्वारा ही आप अध्ययन करो, ठीक है। बिना बात किए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे भाई नॉर्मलिटी की, और नॉर्मलिटी के बारे में क्या बताया था मैंने आपको, एक बार फिर लिख देता हूँ तक, क्योंकि हमको आगे इससे रिलेशन बनाने हैं तो थोड़ी हमको बात समझ में आ जाए। नॉर्मलिटी किसके बारे में बताई थी मैंने कि 1 लीटर विलियर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है भाई, नॉर्मलिटी। हम जानते हैं इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू वॉल्यूम इंटू लीटर। ये कहा था मैंने आपसे। फिर मैंने कहा था इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, W इंटू एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा, नीचे मोलर मास, नीचे क्या जाएगा वॉल्यूम लीटर। अगर इसको मिलीलीटर में चेंज करना है तो क्या कर दोगे, ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 से, नीचे आ जाएगा मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन किसमें, मिलीलीटर में। ये तो अपने पास होता है विलियन का, पता है आपको इस चीज़ का। ये अपने पास होता है विलय का, और ये जो मोलर मास होगा वो भी किसका होगा भाई, विलय का। विलियन का नहीं होगा, ध्यान रखना। ये मोलर मास किसका होगा, विलियन का, वो विलय का। विलियन का तो क्या लेंगे अपन, आयतन। क्लियर है यहाँ तक की बात। ये बात मैंने आपके सामने डिस्कस कर ली थी। फिर मैंने आपको एन फैक्टर के बारे में बताया था कि एन फैक्टर क्या होता है। मैंने कहा था अम्ल के लिए क्या होगा कि कोई भी अम्ल जितने H+ देगा वो उसका क्या कहलाएगा, एन फैक्टर। फिर मैंने क्षार के लिए कहा था कि कोई भी क्षार जितने OH- देगा वो उसका एन फैक्टर होगा। फिर मैं बताया था लवण के बारे में कि कुल धनावेश और कुल ऋणावेश का जो मान है वही क्या होता है, उसका एन फैक्टर। यहाँ तक की बात मैंने डिस्कस कर ली थी, यहाँ तक शायद आपको डाउट नहीं होगा। एक और है, कई बार क्या है एग्जाम में पूछा जाता है उसको, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। 3 अम्ल होते हैं फास्फोरस के ऑक्सी, या पढ़ते भी हो 11th में, पी ब्लॉक में आ जाते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है अपने पास H3PO2, एक अपने पास होता है H3PO3, और एक अपने पास होता है H3PO4। लगातार होते हैं 3, H3PO2, H3PO3 और H3PO4। इन तीनों की हमको एन फैक्टर का मान आना चाहिए, यानी इन तीनों अम्लों का, H3PO2 का, H3PO3 का और H3PO4 का। कई बार हमसे एन फैक्टर पूछा जाता है। तो पहली बात तो ये H3PO2 को कहते हैं हम हाइपोफास्फोरस अम्ल। क्या बोलते हैं इसे, हाइपोफास्फोरस अम्ल। ध्यान रखना, ये वापस आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसे बोलते हैं हम फास्फोरस अम्ल। इसे क्या बोलते हैं हम, फास्फोरस अम्ल। और इसे बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल। अलग अलग नेम है तीनों के। इसे बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल, इसे बोलते हैं हाइपोफास्फोरस अम्ल, इसे बोलते हैं फास्फोरस अम्ल, इसे बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल। इन तीनों के स्ट्रक्चर बनाता हूं, क्या क्या होती है इसकी ओपन स्ट्रक्चर। ये होती है भाई, गिन लो आप, H3 हो गया, H3, P O कितने हो गए, 2, 1 रहे 2, H3PO3 बना दो आप। कुछ नहीं करना, यहाँ पे तो 1 OH था तो यहाँ पे 2 H कर देंगे। यहाँ पे क्या होता है, 3 OH आ जाएंगे। ये H3PO4 की हो गई, ये H3PO3 की हो गई, ये H3PO2 की हो गई। अब आपसे पूछा जाए एन फैक्टर, क्या पूछा जाए, एन फैक्टर। अब ये तीनों ही अम्ल हैं, जानते हो आप, लिख रखा है मैंने फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। और मैंने कहा था अम्ल के लिए क्या कहोगे कि जितने H+ कोई दे देगा वही उसकी क्या होगी भाई, क्या होगी उसकी एन फैक्टर। तो देखो ये ऑक्सीजन है और ये अपने पास हाइड्रोजन है। आप जानते हो ये नहीं कि आपने यहाँ देख लिए 1 2 से 3 H है, 3 दे देगा और सर इसके एन फैक्टर 3 हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा भाई। सुनो ध्यान से बात, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। हम ये जानते हैं कि अम्ल के लिए एन फैक्टर क्या होगा, कोई भी अम्ल जितने प्रोटॉन देता है वही उस अम्ल का क्या होता है भाई, एन फैक्टर। अब सुनो ध्यान से, ये जरूरी नहीं है कि 3 H है तो तीनों ही H प्रोटॉन के रूप में दे दिए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। देखो आप, ये ऑक्सीजन है और ये अपने पास हाइड्रोजन है। आप जानते हो ऑक्सीजन की जो विद्युत है, यानी ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो किससे ज्यादा होती है भाई, हाइड्रोजन से। तो मैं कहूंगा इसके ऊपर तो आएगा पार्शियली पॉजिटिव और इसके ऊपर आएगा पार्शियली पॉजिटिव, वो इसके ऊपर तो आएगा पार्शियली नेगेटिव और इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। यानी इसके ऊपर तो आएगा आंशिक ऋणावेश और इसके ऊपर आएगा आंशिक धनावेश। भाई आपका एक तो ऑक्सीजन है और एक आपका हाइड्रोजन है। आप जानते हो ऑक्सीजन की जो विद्युतता है वो हाइड्रोजन ज्यादा होती है, अतः बंद के इलेक्ट्रॉन को कौन लेके जाएगा भाई ये जो बंद है इसमें एक तरफ तो ऑक्सीजन है, एक तरफ हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की जो पावर है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। अगर ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो बताओ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता किसके पास होगी, ऑक्सीजन के पास। तो इसके ऊपर चार्ज माइनस आ जाएगा, इसके ऊपर चार्ज बताओ प्लस आएगा नहीं आएगा।
तो मैं कहूँगा यहाँ से बताओ प्रोटॉन का निकलना आसान होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस बंद के इलेक्ट्रॉन किधर चले गए, ऑक्सीजन की तरफ। तो मैं कहूँ यहाँ से एक प्रोटॉन निकल सकता है, यहाँ से कितने निकलेंगे 2, और यहाँ से कितने निकलेंगे भाई 3। तो इसका आयन फैक्टर कितना होगा भाई, इसका तो हो जाएगा 1, इसका आयन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, और इसका आयन फैक्टर कितना हो जाएगा भाई 3। क्लियर है? ये मत कह देना कि यहाँ पे 3 है तो 3 होंगे, यहाँ भी 3 होंगे, यहाँ भी 3 होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्रोटॉन के रूप में त्यागे जा सकने वाले H ही किसमें काउंट होंगे भाई, एन फैक्टर में। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की जो विद्युतता है वो हाइड्रोजन ज़्यादा होती है, अतः बंद के इलेक्ट्रॉन कौन ले जाता है, ऑक्सीजन। बंद कमजोर हो जाता है और वहाँ से हाइड्रोजन का निकलना क्या हो जाता है, आसान। अतः ये 1 H दे सकता है, ये 2 H दे सकता है, और ये 3 H दे सकता है। तो ये अगर 3 H प्लस देगा तो एन फैक्टर 3, 2 H प्लस देगा तो एन फैक्टर 2, और अगर 1 H प्लस देगा तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा 1। हमको H नहीं चाहिए, हमको चाहिए H प्लस। इस चीज़ का ध्यान रखना, हमको हाइड्रोजन नहीं चाहिए, हमको प्रोटॉन चाहिए भाई, प्रोटॉन। बताया था ना वो 3 एलिमेंट होते हैं, इसको तो बोलते हैं अपन हाइड्राइड, H माइनस को क्या बोलते हैं हम, हाइड्राइड। इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोटॉन। तो मुझको क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए। ये तो H है ना, ये थोड़ी चाहिए मुझको चाहिए H प्लस। और H प्लस को क्या बोलते हैं हम, H प्लस को क्या बोलते हैं हम, प्रोटॉन। और प्रोटॉन कब होंगे, जब उससे इलेक्ट्रॉन को दूर ले जाएगा। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा यहाँ से, यहाँ भी ऐसा ही होगा और यहाँ भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे 3 प्रोटॉन मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको 2 मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको 1 मिलेगा। अतः इसका एन फैक्टर 1 होगा, इसका एन फैक्टर 2 होगा, और इसका एन फैक्टर कितना होगा भाई 3। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? शायद यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। ये बात थी भाई नॉर्मलिटी के बारे में। अब मैंने आपसे कहा था कि अपन एक एक टर्म को पढ़ेंगे और उसका आपस में देखेंगे रिलेशनशिप, कि ये जो नॉर्मलता है वो मोलरता से किस प्रकार संबंध रखती है, ये परसेंटेज W/V से किस प्रकार संबंध रखती है, और ये परसेंटेज V/V से किस प्रकार संबंध रखती है। तो देखो ध्यान से, अगले टॉपिक की बात कर रहा हूं। मान लो आपको नॉर्मलता दे दी जाए, आपको नॉर्मलता दे दी गई और आपसे मोलरता पूछ ली, तो आप क्या करोगे? तो सुनो ध्यान से, हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश में लिख देता हूं, नॉर्मलिटी कोमा मोलरिटी, यानी इसको बोलेंगे नॉर्मलता और इसे बोलेंगे मोलरता। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, यानी नॉर्मलता और मोलरता में किस प्रकार का रिलेशन बन के आएगा। हमको क्या पढ़ना है, हमने मोलरता के माने बता लिए थी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या को बोलते हैं मोलरता। हमने नॉर्मलता की बात की कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या बोलते हैं, नॉर्मलता। अब हमको देखना है कि जो नॉर्मलता और मोलरता है उनमें आपस में किस प्रकार का संबंध होता है। तो देखो ध्यान से, हम क्या जानते हैं भाई, नॉर्मलता बराबर क्या होती है भाई, क्या जानते हो आप नॉर्मलता के बारे में? सीधा लिख दो अब तो। क्या होता है नॉर्मलता का फॉर्मूला, वेट होता है, यहाँ पे क्या होता है एन फैक्टर, बताया था ना पिछले वाले लेक्चर में, एन फैक्टर होता है यहाँ पे, डिवाइड में क्या आएगा नीचे मोलर मास, और वॉल्यूम किस में ले लिया मैंने, लीटर में। अगर मान लो मैं वॉल्यूम मिलीलीटर में लेता तो ऊपर क्या आ जाता, 1000 आ जाता भाई, ऊपर 1000 आ जाता ना, क्योंकि जब लीटर को आप मिलीलीटर में चेंज करते हो तो 1000 का भाग देते हो और वो 1000 बट्टे वाला खा चला जाएगा ऊपर। अभी मैंने किस में ले लिया, लीटर के अंदर, ठीक है। हम जानते हैं नॉर्मलता बराबर क्या होती है, वेट ऑफ सोल्यूट, ये वेट किसका है, विलय का, एन फैक्टर मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये मोलर मास भी किसका है भाई, विलय का, और ये आयतन किसका है भाई, लिख देता हूं, ये आयतन तो अपने पास विलियन का, ये मोलर मास किसका है अपने पास, विलय का, और ये डब्ल्यू भी किसका है भाई, विलय का, ठीक है। और एन फैक्टर तो विलय का होना ही होना है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब सुनो भाई, अब सुनो आप, हम ये जानते हैं कि मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर क्या था, नंबर ऑफ मोल इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल बराबर क्या था, वेट बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम लीटर। तो देखो, अगर जिसको मैंने गोला किया उसको ध्यान से देखना, देखो आप, वेट डिवाइड बाय डिवाइड मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ लीटर, ये किसके बराबर है, मोलरता के बराबर। तो इसकी जगह बताओ मैं एम को लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता भाई? देखो ना, हम जानते हैं नॉर्मलता बराबर क्या होती है, वेट इंटू एन फैक्टर डिवाइड बाई मोलर मास इंटू वॉल्यूम लीटर में, ठीक है। हम जानते हैं कि मोलरता बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में ग्राम मोलों की संख्या को मोलरता बोलते हैं। हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल क्या होता है, वेट बटा मोलर मास, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, बताओ ये बन के आएगा नहीं आएगा, और ये किसके बराबर है, मोलरता के। तो इसकी जगह देखो ये वाला सेम ही तो है, तो बताओ इसकी जगह मैं एम को लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो मैं इसकी जगह अगर एम को लिखूंगा तो बताओ एन बराबर क्या हो जाएगा भाई, इसकी जगह लिख दिया मैंने मोलरता को इनटू ओनली क्या रह गया ऊपर, एन फैक्टर। ये रिलेशन बन क्या है कि नॉर्मलता किसके बराबर होगी, मोलरता की, और इनटू किसके बराबर होगी, एन फैक्टर की। यानी अगर मान लो आपसे कह दिया जाए कि NaCl की जो मोलरता है, क्या कह दिया आपसे
कि बताओ NaCl की अगर मोलरता 1 मोल है, 1 m है, तो बताइए इसकी नॉर्मलता कितनी होगी। NaCl की मोलरता दे दी आपको 1 m और पूछ लिया बताओ इसकी नॉर्मलता कितनी होगी। तो देखो मोलरता आपको 1 m दे दी तो यहाँ तो होगी 1, इनटू क्या लोगे आप n फैक्टर, और आप जानते हो NaCl क्या होता है लवण, और लवण के लिए n फैक्टर क्या होता है कुल धनावेश ले लो या कुल ऋणावेश ले लो। तो ये +1 है ये -1 है, टोटल कितना हो गया 1। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो कि बताओ नॉर्मलता कितने की 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, तो आएगी नहीं आएगी। क्लियर है। मोलरता देके अगर मोलरता को आप n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बताओ आपके पास नॉर्मलता आएगी नहीं आएगी। तो ये नॉर्मलता का और मोलरता का बताओ आपस में रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ, सिंपल रिलेशन है। बस इस जगह हम क्योंकि हम जानते हैं नॉर्मलता बराबर क्या होता है वेट इंटू n फैक्टर डिवाइड बाय मोलर मास वॉल्यूम लीटर। हम जानते हैं ये जो ये वाली टर्म है वो किसके बराबर होती है मोलरता के बराबर, इसी जगह मोलरता लिख दिया मोलरता इंटू n फैक्टर। अगर हमको n फैक्टर दे दिया जाए हमको मोलरता दे दी जाए तो हम सीधी क्या निकाल सकते हैं भाई नॉर्मलता। क्लियर है यहाँ तक, देख लो ध्यान से, यहाँ तक की बात शायद आपको क्लियर हो गई होगी कि मोलरता और नॉर्मलता में संबंध किस प्रकार निकाला जाता है। अगली बात कर लूँ, क्लियर है तो बिल्कुल सिंपल रिलेशन है। अगला रिलेशन देखो भाई, अब जो रिलेशन पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी कोमा परसेंटेज W/V एंड परसेंटेज V/V। यानी हमको नॉर्मलता परसेंटेज W/V और परसेंटेज V/V में आपस में संबंध देखना है कि ये आपस में किस प्रकार संबंधित होती है। तो पहले मैं किसका फॉर्मूला लिखूंगा नॉर्मलता। हम जानते हैं नॉर्मलता बराबर क्या होती है भाई, क्या होता है भाई नॉर्मलता बराबर, सीधा लिख दो तो वेट इंटू n फैक्टर इंटू क्या ले लिया मैंने 1000। अगर मैं ऊपर 1000 ले रहा हूं तो मुझे आयतन किस में लेना पड़ेगा भाई मिलीलीटर में, पता है आपको इस चीज का। डिवाइड बाई क्या आ जाएगा भाई m नोट मोलर मास इंटू वॉल्यूम किस में आएगा मिलीलीटर में, बताओ आएगा नहीं आएगा। जानते हो ना इस चीज को, तो आप बार बार बता चुके कि नॉर्मलता बराबर क्या होगा वेट इंटू n फैक्टर डिवाइड बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम मिलीलीटर में। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई 1000 यानी 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं भाई, इसमें कोई अंतर थोड़ी है। W इंटू 1000 को क्या लिख सकता हूँ 100 इंटू 10 लिख सकता हूँ भाई, 100 इंटू 10 करोगे तो जारी आएगा इंटू n फैक्टर, बस इसमें को गुना थोड़ी है, लिख सकते हैं हम कैसे m नोट इंटू वॉल्यूम किसमें, इसको ऐसे लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे पूरा। वॉल्यूम ले लिया मिलीलीटर में इंटू ले लिया m नोट। ठीक है भाई, आप जानते हो 1000 क्या होगा 100 इंटू 10 को तो 1000 ही कहेंगे ना, तो मैंने 1000 को क्या लिख दिया 100 इंटू 10 100 इंटू 10 लिख दिया W का W, 1000 को क्या लिख दिया 100 इंटू 10 n फैक्टर का n फैक्टर डिवाइड बाई इसको थोड़ा आगे ले लिया इसको पीछे ले लिया, बात तो एक ही है। और आप जानते हो, आप क्या जानते हो, हम जानते हैं कि परसेंटेज W/V बराबर क्या होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, किस में लेते हो वॉल्यूम यहाँ पे पता है आपको मिलीलीटर में, इंटू क्या लेते हो यहाँ पे 100, ये तो करते हो आप। तो बताओ ये वाली टर्म जो है जिसको मैं गोला कर रहा हूँ बताओ इसके बराबर है कि नहीं, क्योंकि आप जानते हो पढ़ाया मैंने आपको वेट ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम मिलीलीटर इंटू 100 बराबर क्या होता है परसेंटेज W/V। तो बताओ इसकी जगह मैं परसेंटेज W/V को लिख सकता हूँ तो बताओ n बराबर क्या आएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा भाई यहाँ लिख देता हूँ। अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ तो n बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये लिख दो, इसकी जगह क्या लिख दोगे आप परसेंटेज W/V। ठीक है, ऊपर क्या रह गया इंटू 10 इंटू n फैक्टर डिवाइड बाई क्या रह गया ओनली फॉर क्या रहेगा नीचे मोलर मास। बताओ बन क्या आया नहीं आया, वापिस देख लो। हम जानते हैं नॉर्मलता बराबर क्या होता है वेट इंटू n फैक्टर इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलर मास इंटू वॉल्यूम मिलीलीटर में। इसको मैंने क्या लिख दिया 1000 को 100 इंटू 10 n फैक्टर को यहाँ लिख दिया, उसको थोड़ा आगे लेके आए। हम जानते हैं परसेंटेज W/V बराबर क्या होता है वेट अपन वॉल्यूम मिलीलीटर में इंटू 100 लिख दिया, इसी जगह इस वैल्यू को पुट कर दूंगा, बताओ बन के आएगा नहीं आएगा। तो बताओ नॉर्मलता का और परसेंटेज W/V का रिलेशन आया नहीं आएगा, आ गया। अब सुनो ध्यान से, अभी तक हमको किसको निकालना है, इसका तो निकालना है। हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं परसेंटेज W/V बराबर क्या होता है परसेंटेज V/V इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूट, होता ही नहीं होता। शुरू में लेक्चर पढ़ाए थे, बताया था मैंने आपको। तो इस W/V की जगह क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। तो बताओ n बराबर क्या आएगा, n बराबर क्या आएगा भाई परसेंटेज V/V इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूट इंटू, अब लिख दो क्या रह गया 10 इंटू n फैक्टर डिवाइड बाई क्या आएगा मोलर मास। बताओ फॉर्मूला बन के आएगा कि नहीं आया, बस कुछ नहीं करना। हम जानते हैं परसेंटेज W/V बराबर किसके होता है परसेंटेज V/V इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूट, तो इसकी जगह इसको लिख दिया और पूरी वैल्यू ऐसे लिख दी। बताओ फॉर्मूला बन के आया कि नहीं आया।
तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं नॉर्मलता के बारे में, तो देखो नॉर्मलता के टोटल फॉर्मूले किस प्रकार लिखोगे आप, क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट इन पर लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन, फिर क्या आएगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास इन वॉल्यूम ऑफ लीटर, फिर क्या आएगा वेट इनटू एन फैक्टर, एन एफ लिख देता हूँ शॉर्ट में, मोलर मास इनटू वॉल्यूम किस में आएगा, लीटर में, फिर क्या लिख दोगे, वेट इनटू एन एफ इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम किस में ले लोगे आप, मिलीलीटर में। आगे क्या आ जाएगा, एम इनटू एन एफ, भाई नॉर्मलता का मोलरता संबंध यही होता है, इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी इंटू 10 इंटू एन फैक्टर डिवाइड बाई मोलर मास, इक्वल टू आएगा परसेंटेज वी बाई वी इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूट इंटू 10 इंटू एन फैक्टर डिवाइड बाई मोलर मास। ये है टोटल नॉर्मलता के रिलेशन। नॉर्मलता का रिलेशन टोटल किस प्रकार होता है, अगर मोलरता दे तो निकाल सकते हो, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी तो निकाल सकते हो, परसेंटेज वी बाई वी दे तो निकाल सकते हो। ये है ओवरऑल रिलेशन ऑफ नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का आपस में रिलेशन किस प्रकार होता है, ध्यान से देख लीजिए आप, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि नॉर्मलिटी आपस में किस प्रकार रिलेटेड होती है। और टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है वॉल्यूम, और जहाँ पर वॉल्यूम आ जाता है वे सारी की सारी टर्म क्या होती है भाई, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्लियर है, मैंने आपसे पहले कहा था कि अपन एक एक इकाई को पढ़ते चले जाएंगे और उनका आपस में क्या देखते चले जाएंगे भाई, रिलेशन। तो आपको बस ये वैल्यू याद होनी चाहिए एक साथ, ये पूरी वैल्यू आपको एक साथ याद होनी चाहिए, ताकि अगर न्यूमेरिकल आता है तो सीधी इन वैल्यू में आप न्यूमेरिकल को फिट करो और आपका काम तैयार हो जाए। बाकी आपको डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार आया, याद हो तो अच्छा है। तो अगर आपको नहीं भी याद है तो आपको बस ये फॉर्मूले तो याद रहने चाहिए भाई, इससे आप सीधी किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, नॉर्मलिटी की, चाहे आपको मोलरिटी दे, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी दे या परसेंटेज वी बाई वी दे। यहाँ तक कोई डाउट, तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया नॉर्मलिटी वाली टर्म। अगली टर्म की बात करते हैं, अगली सांद्रता इकाई। यहाँ तक ये बात तो आपको क्लियर हो चुकी होगी कि नॉर्मलता क्या है। तो देखो अगली सांद्रता इकाई क्या है, नेक्स्ट देख लेना, नंबर तो पता नहीं है मेरे को। अपने पास कौन कौन सी होगी, परसेंट डब्ल्यू बाई वी हो गया, वी बाई वी हो गया, मोलरिटी हो गई, नॉर्मलिटी होगी। फिफ्थ नंबर की है, फिफ्थ ले रहा हूं पीपीएम। पीपीएम को क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम, या पहले पीपीएम ले लेता हूं फिर पीपीवी ले लूंगा, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी एंड परसेंटेज वी बाई वी। पार्ट्स पर मिलियन, परसेंटेज डब्ल्यू, परसेंटेज नहीं लगाओगे, परसेंटेज मतलब तो 100 हो जाता है ना भाई। पीपीएम क्या ले रहे हैं अपन, पार्ट्स पर मिलियन, डब्ल्यू बाई वी एंड वी बाई वी। क्लियर है, एक तो अपने पास ये होता है और एक अपने पास आएगा पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। ये आपके चलता नहीं है, फिर भी इसको डिस्कस कर दिया जाएगा। पार्ट्स पर मिलियन, पहली बात तो ये कि सर ये जो सांद्रता इकाई है वो काम कब आती है, तो मैं बताऊंगा आपको। जो बिल्कुल छोटे पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन जैसे, उनके लिए इस प्रकार की सांद्रता इकाइयों का हम उपयोग करते हैं, क्योंकि मिलियन का मतलब होता है 10⁻⁶। मिलियन का मतलब कितना होता है, 10⁻⁶, यानी 10⁻6 को बोलते हैं मिलियन। ठीक है, अब जो लिख रखा है डब्ल्यू बाई वी और लिख रखा है वी बाई वी, तो आपको पता है ऊपर वाली टर्म किसके लिए होती है, सोल्यूट के लिए, और नीचे वाली टर्म किसके लिए होती है, किसके लिए होती है, सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ भी सोल्यूट, यहाँ भी क्या होगा, सॉल्यूशन। मैंने कहा था केवल एक टर्म को छोड़कर बाकी सब में ऊपर वाली टर्म तो होगी सोल्यूट के लिए और नीचे वाली टर्म किसके लिए होगी भाई, सॉल्यूशन के लिए। तो देखो अगर इसको मैं पीपीएम में चेंज करना चाहूंगा भाई, देखो सुनो आप ध्यान से, हमने जब परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी की बात की थी तो हमने डब्ल्यू अपॉन वी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया था भाई, 100 से, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था भाई, परसेंटेज, और आप जानते हो परसेंटेज का मतलब होता है 100। लेकिन यहाँ पर लिख रहा है मिलियन, क्या लिख रहा है, मिलियन, और आप जानते हो मिलियन किसके बराबर होता है भाई, 10⁻6 की। भाई वहां पर तो पहले परसेंटेज था, तो आपने परसेंटेज के हिसाब से इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब की बार आ रहा है पीपीएम, तो पीपीएम अगर डब्ल्यू बाई वी आएगा तो डब्ल्यू अपॉन वी को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 10⁻6 से। बताओ आएगा नहीं आएगा, कहने का मतलब ये कि 10⁻6 विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है भाई, पीपीएम। सीधी बात है भाई, वहां पे क्या बोला था आपने कि 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। यहाँ क्या बोलोगे कि 1 मिलियन यानी 10⁻6 विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है भाई, पीपीएम डब्ल्यू बाई वी। कोई डाउट है यहाँ तक, सिंपल रेशियो है बिल्कुल। मतलब वहां तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था और यहाँ आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻6 से। तो मैं लिख रहा हूं पहले पीपीएम डब्ल्यू बाई वी, तो क्या लिखोगे, ऊपर क्या लिखोगे भाई, इंग्लिश में लिख दूं, वेट ऑफ सोल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। ये तो करोगे 10⁻⁶। हिंदी में लिख देता हूं वापिस, विलय का भार, विलय का भार किस में लोगे भाई, ग्राम में, अपॉन विलियन का आयतन, किस में लोगे आयतन, मिलीलीटर में, इंटू 10⁻⁶। इसे बोलते हैं ppm W/V। क्लियर है? यानी वहां पर तो लेते थे हम 100, तो आ जाता परसेंटेज W/V, और यहां पे लेंगे मिलियन, तो अपने पास कितना आएगा 10⁻⁶। क्लियर है? इसी प्रकार ppm V/V क्या होगा, सीधी बात है, ये क्या होगा भाई, विलय का आयतन, भाई वॉल्यूम का मतलब आयतन होता है, और ऊपर वाली टर्म किसके लिए यूज होती है, विलय के लिए, अपॉन विलियन का आयतन। दोनों आयतन किस में लोगे आप, मिलीलीटर में, इनटू क्या कर दोगे 10⁻⁶। ये हो गया अपने पास परसेंटेज, वो ppm V/V। सिंपल है कि ppm W/V तो क्या होता है और ppm V/V क्या होता है। आप जानते हो ऊपर वाली टर्म विलय के लिए, नीचे वाली टर्म विलियन के लिए, तो मैं लिख दिया विलय का आयतन मिलीलीटर में, नीचे विलियन का आयतन मिलीलीटर में, इंटू 10⁻⁶। और 10⁻� क्यों लिखा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, ppm की। अगर हम परसेंटेज V/V की बात करते तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देते भाई, 100 से, जैसा कि हम पहले करके आ चुके हैं। और डाउट है यहाँ तक आपको? तो ये होता है ppm W/V और ppm V/V। बिल्कुल सिंपल है, बस यहाँ पर अंतर होगा, अगर यहाँ पे 100 आ जाएगा तो परसेंटेज बन जाएगा, अगर 10⁻⁶ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई, ppm। एक टर्म और होते हैं अपने पास, ppb, पार्ट्स पर बिलियन। ये तो आपको समझ में आ गया, बस यही कर देंगे, चैन कुछ ज्यादा चैन नहीं है उसमें। पार्ट्स पर बिलियन ppb, तो पर बिलियन हो जाएगा ये, WMV। तो यहां क्या करेंगे, बिलियन क्या होता है भाई, 10⁻⁹, जानते हो ना आप, मिलियन में तो 10⁻⁶, और बिलियन में कितना होता है 10⁻⁹। तो बस यहां क्या कर दोगे आप, 9 कर दोगे, यहां भी क्या कर दोगे आप 9, और यहां भी क्या कर दोगे आप 9। ये लो तैयार हो गया फॉर्मूला। नेक्स्ट, क्लियर है, 9 है भाई, ये क्या है भाई 9। ये हो गया ppm, वो ppm नहीं रहा, अभी क्या हो गया भाई ppb। क्या हो गया भाई ppb, पार्ट्स पर बिलियन। तो ppm में तो क्या होगा 10⁻⁶ होगा, और ppb में क्या होगा 10⁻⁹। तो ये हो जाएगा पार्ट्स पर बिलियन, वो हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। कोई डाउट है? ये अपने पास टोटल कितनी होगी, 5 या 6 टर्म हो गए अपने पास। अब लास्ट टर्म रह गई अपने पास ताप निर्भर, क्योंकि मैंने कहा था कि टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म अपने पास कौन कौन सी थी, ये तो भार आयतन प्रतिशत था, एक आयतन आयतन प्रतिशत था, एक मोलर था, एक नॉर्मल था, एक फॉर्मल था, और एक ppm और ppb। तो इनको सबको डिस्कस कर लिया। सबसे जो लास्ट टर्म रही है वो रह गई अपने पास फॉर्मल था। क्या रह गए भाई, लास्ट एंड फाइनल टर्म्स जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है वो कौन सी है भाई, 6 जो टर्म अपने पास है वो अपने पास है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी इसे बोलते हैं फॉर्मलता। इसे क्या बोलते हैं भाई, फॉर्मलता। फॉर्मलता क्या है डिस्कस कर लिया जाएगा आपसे। सबसे पहली बात कि ये क्या है, पहली बात तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। पता है आपको इस चीज का कि ये क्या है भाई, टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है तो शायद इसमें कोई आयतन संबंधी टर्म उपस्थित हो गई, क्योंकि मैंने आपसे कहा है अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो 100% इसके अंदर क्या उपस्थित होगा भाई, वॉल्यूम। क्लियर है आपको ये बात? दूसरी बात, हमने कहा कि नॉर्मलता को दिखाते हैं हम कैपिटल एन से, हमने कहा कि हम मोलर दिखाते हैं कैपिटल एम से, तो फॉर्मलता को दिखाते हैं कैपिटल एफ से। किससे दिखाते हैं भाई, फॉर्मलता को दिखाया जाता है कैपिटल एफ से, यानी फॉर्मलता को कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है भाई, कैपिटल एफ से। अब सुनो, फॉर्मलता की परिभाषा क्या होती है, परिभाषा लिख देता हूं पहले मैं, फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला बनाएंगे। परिभाषा क्या होती है, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र भारों, ये टर्म में इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, ग्राम सूत्र भारों की संख्या या मात्रा कह सकते हो, कोमा क्या कहलाती है भाई, फॉर्मलता। यानी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र भारों, सूत्र भारों को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला वेट, FN, स्मॉल f सफिक्स n। 4 मोल बोलते हैं इंग्लिश में, तो बोलते हैं इनको 4 मोल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं 4 मोल, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f सफिक्स n से।
1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या क्या कहलाती है भाई? फॉर्मलता। हमने जब मोलरता के बारे में क्या कहा था? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोलरता। हमने जब नॉर्मलता की बात की तो हमने क्या कहा कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है भाई? नॉर्मलता। और जब हमने फॉर्मलता की बात की तो हमने क्या कहा कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या क्या कहलाती है भाई? क्या कहलाती है भाई? फॉर्मलता। मतलब नॉर्मलता में, मोलरता में और फॉर्मलता में कुछ ज्यादा रिलेशन नहीं है, ओनली चेंज कहां पे होगा भाई? विलय की मात्रा में। मोलरता में तो हम लेते हैं विलय के ग्राम मूलों की संख्या, मोलरता में। नॉर्मलता में लेते हैं विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और फॉर्मलता में क्या लेते हैं? विलय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या। ठीक है, तो अगले वाले लेक्चर में इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि ये स्मॉल एस सफिक्स जो एन है, यानी जो फॉर्मूला मास है, इसको बोलते हैं फॉर्मूला मास, सूत्रभार को बोलते हैं फॉर्मूला मास। ये फॉर्मूला मास है क्या और ये किस प्रकार काउंट किया जाता है, इसका डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म क्या हो जाएंगे? फिनिश। फिर हम पढ़ेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, और वो कौन कौन सी होगी? एक तो W/W होगा, एक PPB होगा, एक मोल भिन्न होगी और एक मोललता होगी। वो कुछ ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे टर्म है, क्योंकि हमने इनको सीख लिया तो उनका सीखना बिल्कुल आसान है। उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम होगा अपने पास वाष्प दाब, यानी वाष्प दाब के नियम। उसमें हमको 2 नियम पढ़ने हैं, एक तो पढ़ना है हमको हेनरी का नियम और एक पढ़ना है हमको राउल्ट का नियम। जब तक के लिए धन्यवाद। अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम फॉर्मलता को।